डियर स्टूडेंट, पिछले टर्म में हम साइक्लो एल्केनो का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक बेयर विकृतिवाद, बेयर स्टेनलेस थ्योरी का सिद्धांत तथा उसके लिमिटेशन सीमाएं का अध्ययन किया था। आज हम न्यू टॉपिक तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत, और बेयर वाली थी तनाव वाली विकृतिवाद, और ये आपके पास न्यू टॉपिक जो पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग्स, तनाव विहीन वलयों का सिद्धांत। तो बच्चों, इसे सासे मोर का विकृति सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वलयों की पुटित आकृति के आधार पर साइक्लो एल्केनो के स्थायित्व को समझाया। बेयर ने ये माना था कि संतृप्त वलयें भी एरोमेटिक वलयों की भांति समतलीय होती है, और इस आधार पर उन्होंने विकृतिवाद को प्रतिपादित किया था। इससे पिछले अध्याय में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि वलयों में तनाव होता है, समतलीय होती है, तो उनमें कौन सा विकृतिवाद का सिद्धांत बेयर का पढ़ा था। इस सिद्धांत के अनुसार छोटी वलय युक्त यौगिकों के स्थायित्व एवं क्रियाशीलता को समझा जा सकता है, लेकिन बड़ी जो है साइक्लोहेक्सेन, उससे बड़ी वलयों के स्थायित्व को बेयर सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, बड़ी वलयों को स्थायित्व को समझाने के लिए सासे ने 1890 में सुझाव दिया कि वलयें जिनमें 6 अथवा अधिक सदस्य हों वे समतलीय नहीं होती है। ठीक है, बल्कि जो ऋणनुमा, सिकुड़ी हुई या पुटित पकड़ होती है, पुटित संरचना, इस अवस्था में चूँकि समस्त कार्बन एक ही तल में स्थित नहीं होते हैं, अतः इनका सामान्य बंध कोण बना रहता है। उनमें वो कोई विकृति नहीं आ पाती, अतः कोई तनाव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इस कारण दो वलयें स्थायी होती हैं। तो इन वलयों को तनावहीन वलय कहते हैं। इस प्रकार सासे सिद्धांत के आधार पर साइक्लोहेक्सेन निम्न प्रकार की तनावहीन वलयों में होना चाहिए। तो सासे ने साइक्लोहेक्सेन की 3 संरचनाएं बताई थी, ध्यान रखना बच्चों। एक तो बताई थी नौका रूप, एक बताई थी कुर्सी रूप, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म। ठीक है, तो वापस बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, कार्बन एक ही तल में स्थित नहीं होते हैं, उनका सामान्य बंध कोण बना रहता है, कोई विकृति नहीं हो पाती है, अतः इसे तनाव उत्पन्न नहीं होता, तनाव विहीन सिद्धांत कहते हैं। अब सन 1918 में मोर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि साइक्लोहेक्सेन के नौका रूप की तुलना में कुर्सी रूप अधिक स्थायी होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, किसने बताया था? मोर ने बताया था कि जो इसकी चेयर फॉर्म है, वो कुर्सी रूप है, वो नौका रूप की तुलना में अधिक स्थायी होता है, और साइक्लोहेक्सेन मुख्यतः कुर्सी रूप में ही रहती है। उन्होंने इस सिद्धांत को डेकालिनो, आगे हम पढ़ेंगे डेकालिन के बारे में, जैसी संयुक्त वलय तंत्रों पर लागू किया था। तो साइक्लोहेक्सेन के इन दोनों रूपों को हम क्या कहते हैं? संरूपण, कन्फॉर्मेशन कहते हैं। संरूपण उन संरचनाओं को कहते हैं जो एकल बंध के घूर्णन से उत्पन्न होती है। ध्यान रखना बच्चों, संरूपण उन संरचनाओं को कहते हैं जो एकल सिंगल बॉन्ड के घूर्णन से उत्पन्न होती है। उदाहरण एथेन के अंतरित एवं ग्रसित संरूपण, साइक्लोहेक्सेन के नौका तथा कुर्सी रूप भी एकल बंध के घूर्णन से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एकल बंध के घूर्णन से जो संरचनाएं बनती है उनको हम संरूपण संरचनाएं कहते हैं। इनमें से कुर्सी संरूपण जो चेयर कन्फॉर्मेशन को कठोर या दृढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी विकृति का विरोध करती है। तो उपरोक्त दोनों रूप वैसे तो तनावहीन है, क्योंकि दोनों में से किसी में भी बंध कोण का कोई तनाव नहीं है। फिर भी दोनों वलयों में से कोई भी पूर्ण रूप से तनाव मुक्त नहीं है। दोनों रूपों में त्रिविमीय तनाव
तथा बंध विरोधी तनाव भिन्न भिन्न होता है अतः दोनों की ऊर्जाओं में अंतर होता है। लेकिन ये अंतर इतना कम है कि सामान्य कमरे के ताप पर उन्हें वातावरण से इतनी ऊर्जा मिलती रहती है कि वे एक दूसरे में परिवर्तित होकर साम्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अतः सामान्य ताप पर साइक्लोहेक्सेन का NMR स्पेक्ट्रम लेने पर केवल एक तीव्र शिखर प्राप्त होता है, जबकि 0 डिग्री से कम ताप पर साइक्लोहेक्सेन के NMR में 2 शिखर प्रदर्शित होते हैं। इसका कारण यह है कि सामान्य ताप पर कुर्सीय संघों का स्वरूपण एक दूसरे में तेजी से अंत परिवर्तन होता रहता है, अतः सब प्रोटॉन समान हो जाते हैं और NMR स्पेक्ट्रम में केवल एक ही शिखर प्राप्त होता है। और ध्यान रखना बच्चों, इसके विपरीत यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर स्पेक्ट्रम लिया जाए तो दोनों रूप अपने अपने अलग अलग स्थिति में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कम ताप के कारण इनको वातावरण से इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है कि वे परिवर्तन के ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। अतः अणु में 2 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं जिनमें NMR स्पेक्ट्रम में स्पष्ट रूप से 2 शिखर प्राप्त होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन के विभिन्न रूपों की ऊर्जाओं को चित्रण द्वारा दर्शा रखा है। तो इसमें देखिए बच्चों, स्थिति ऊर्जा के अंदर हम देखें तो सबकी स्थिति ऊर्जाओं के मान अलग अलग फॉर्म में अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो उपयुक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी स्वरूपण सबसे स्थायी या चरम स्थायी रूप है, जबकि नौका स्वरूपण उच्च ऊर्जा वाले अस्थायी रूप होते हैं। इसके आगे हम साइक्लोहेक्सेन तथा एथेन के मॉडल बनाकर देखें, पाते हैं कि साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी स्वरूपण व एथेन का आंतरिक स्वरूपण एक दूसरे के समरूप होता है। दोनों में हाइड्रोजन परमाणु के मध्य अधिकतम दूरी होती है, अतः न्यूनतम तनाव, इस कारण इनका अधिकतम स्थायित्व होता है। और इसके विपरीत साइक्लोहेक्सेन के नौका स्वरूपण की तुलना में हम एथेन के ग्रसित एक्लिप्ट रूप, जो पिछली टर्म में हमने पढ़ा था, ग्रसित रूप से करते हैं। तो दोनों में हाइड्रोजन परमाणु के मध्य, देखो बच्चों, जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु हैं उनके मध्य दूरी न्यूनतम होती है, जिससे उनमें अधिकतम तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव के कारण इनका स्थायित्व न्यूनतम होता है नौका स्वरूपण का। ठीक है, तो बच्चों, तनाव विहीन या विकृति सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है, जो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, चतुष्फलक के कार्बन युक्त संतृप्त वलय चपटी न होकर पुटित होती हैं, जिनमें बंध कोण का तनाव नहीं रहता है और वलय कैसी होती है? स्थायी होती है। ध्यान रखना बच्चों, वापस बताता हूँ, साइक्लोहेक्सेन के नौका रूप की तुलना में कुर्सी रूप अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन परमाणु अधिकतम दूरी पर होते हैं, उनके मध्य न्यूनतम तनाव होता है। तो कुर्सी रूप सबसे अधिक स्थायी होता है नौका रूप की तुलना में। ठीक है।